भारत में जब से मोदी सरकार आई है तब से ही जब भी बजट बनने वाला होता है तो अखबार पढ़ने वालों और आजकल तो सभी की जुबान पर यही बजट वाली बात चढ़ाती है, क्योंकि हर बार के बजट में ऐसी कोई न कोई नई चीज हमें जानने मिलती है जिसमें आम आदमी और मिडिल क्लास का जीना बेहाल हो जाता है या फिर एक नई उम्मीद आती है। अब इस साल का भी आम बजट आने वाला है, तो इस बार का आम बजट आम आदमी की कमर तोड़ेगा या मददगार साबित होगा। आइए जानते हैं। आम आदमी यानी कि देश का सबसे बड़ा मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग हर साल आम इंसान बजट पर यही सोचकर नजरें गड़ाए बैठता है कि उसे इनकम टैक्स में कोई छूट मिलने जा रही है या नहीं। आयकर में छूट पाने के लिए तय सीमा 2.5 लाख रुपए वार्षिक है, जिससे ज्यादा की इनकम होने पर आपकी इनकम टैक्स भरने लायक हो जाती है। हालांकि अगर टैक्स पेयर की टैक्स इनकम सारे हिसाब किताब के बाद 5 लाख रुपए से कम होती है तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के अंतर्गत उसे छूट दी जाती है। तो इससे साफ है कि फिलहाल उसी शख्स को इनकम टैक्स देना पड़ता है जिसकी टैक्सेबल इनकम एनुअल 5 लाख रुपए से ज्यादा होती है। तो इस वर्ग का हर शख्स पिछले कुछ सालों से उसी उम्मीद में रहता है कि शायद इस बार टैक्स फ्री इनकम की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाया जाएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मिडिल क्लास आदमी के लिए इस बार के बजट में क्या है, क्योंकि बजट 2023 से सैलरीड क्लास टैक्स पेयर्स को काफी उम्मीद है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इनकम टैक्स लिमिट को बढ़ाएगी। इसके अलावा भी उन्होंने कई और बदलाव की आस बजट 2023 से लगाई है, जैसा कि 1 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है। तो सैलरीड क्लास टैक्स पेयर्स इस बजट से इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक साल 2022 में दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न का लगभग 50% सैलरीड क्लास ने भरा था। इसलिए ऐसे टैक्स पेयर्स को उम्मीद है कि सरकार बजट 2023 में उनके लिए कुछ खास ऐलान करेगी। हाल ही में वित्त मंत्री ने कहा था कि वो मिडिल क्लास के ऊपर पड़ रहे दबाव को समझती है। सरकार उनके हित में आगे भी कदम उठाएगी। बढ़ती महंगाई की वजह से लिविंग कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में टैक्स पेयर्स एक नए टैक्स सिस्टम के तहत 2.5 लाख की इनकम छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए होने की उम्मीद कर रहे हैं। 2.5 से 5 लाख तक की सैलरी पर 5% और 5 से 7.5 लाख पर 20% टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत हर साल टैक्स पेयर्स को इन्वेस्टमेंट पर 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। टैक्स पेयर्स इस लिमिट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगर बजट में सरकार इस पर फैसला लेती है तो टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। PPF, ELSS, NSC, NPS, बैंक FD जैसे ऑप्शंस इसी के तहत आते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम टैक्स धारा 16IA के तहत सैलरीड क्लास को 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमित के तहत हर साल छूट मिलती है। सैलरीड क्लास इसमें भी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर सकती है। रिटायरमेंट प्लान निवेश इसी के साथ नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद है कि सरकार रिटायरमेंट प्लान में निवेश करने पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी करेगी। कहा जा रहा है कि सरकार इनकम टैक्स की धारा 80CCD के तहत मौजूदा छूट लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने की मौजूदा सीमा 25,000 रुपए है। अब इसमें उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में सरकार इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर देगी। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए छूट की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया जा सकता है। अब अगर ऐसा सच में होता है तो एनुअली 5 लाख रुपए प्रति वर्ष से हायर इनकम वाले हर टैक्स पेयर को इनकम टैक्स और उस पर लिए जाने वाले एजुकेशन सेस में 4% एजुकेशन सेस को मिलाकर कम से कम 13,000 प्रति वर्ष की बचत हो सकती है। वैसे गौरतलब है कि जिन हिंदुस्तानियों की टैक्स इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 5 लाख रुपए से कम रहती है, उन्हें अब भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि उन्हें इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत छूट मिल जाती है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक आय पर इनकम टैक्स फिलहाल सिर्फ उन्हीं लोगों को देना पड़ता है जिनकी कुल कर योग्य आय 5 लाख रुपए से ज्यादा होती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के आम बजट में मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी मौजूदा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगातार बढ़ती जा रही कॉस्ट ऑफ लिविंग और बढ़ती इन्फ्लेशन यानी महंगाई को ध्यान में रखते हुए मानक कटौती को 2 गुना किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हर टैक्स पेयर को इसका फायदा भी मिलेगा। जिनकी टैक्स इनकम अब तक 5,50,000 रुपए है, उन्हें भी आर्टिकल 87 का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और उन्हें कुल मिलाकर 23,400 रुपए की बचत हो जाएगी, जिसमें 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आय दिए जाने वाला 13,000 रुपए का आयकर और एजुकेशन सेस शामिल है। अब 5,50,000 रुपए से ज्यादा आय वाले टैक्स पेयर जिनकी आय इनकम टैक्स के 20 या 30% के ब्रैकेट में आती है,
उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 2 गुना किए जाने की कंडीशन में 10,400 रुपए या 15,600 रुपए का फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि 2023 के बजट में सरकारी कर्मचारियों के होने वाले फायदों की। तो 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकारी कर्मचारियों को 2 तोहफे मिल सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कर्मचारियों के वेतन के फिटमेंट फैक्टर को बजट में बदलने की अनाउंस कर सकती है। इसके साथ ही हाउस बिल्डिंग अलाउंस एडवांस को भी बढ़ाकर 25 से 30 लाख रुपए किया जा सकता है। जैसा कि साल 2024 में आम चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ये आखिरी पूर्ण बजट है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए कई ऐलान हो सकते हैं ताकि वोट बैंक सिक्योर किया जा सके। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7th पे कमीशन के तहत सैलरी रिवीजन को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। सरकार का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में हर 10 साल के बजाय हर साल इजाफा किया जाना चाहिए। इससे निचले पदों पर बैठे कर्मचारियों को भी उच्च पद पर बैठे अधिकारियों जितना वेतन मिलने का रास्ता साफ होगा। लेकिन हम आपको यहाँ बताते चले कि कर्मचारियों की सैलरी में हर साल बढ़ोतरी करने का आइडिया फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर स्वर्गीय अरुण जेटली का है। साल 2016 में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी देते हुए जेटली ने कहा था कि कर्मचारियों का वेतन हर साल बढ़ाने का समय आ गया है। इससे जूनियर लेवल के कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि 8वें वेतन आयोग के गठन में 1 साल बाकी है। ऐसे में सरकार बजट में कर्मचारियों के सैलरी रिवीजन के लिए एक नया फॉर्मूला पेश कर सकती है। हर साल होने वाली इंक्रीमेंट सिस्टम को आगामी बजट से ही लागू कर दिया जाए। इसके साथ ही बजट 2023 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग अलाउंस को लेकर 2 बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। सरकार भत्ते की एडवांस रकम और इस पर लगाने वाले ब्याज दोनों में इजाफा कर सकती है। वर्तमान में सेंट्रल स्टाफ घर बनाने या उसकी मरम्मत के लिए सरकार से HR एडवांस के रूप में 25 लाख रुपए तक ले सकते हैं। फिलहाल हाउस बिल्डिंग अलाउंस की ब्याज दर 7.1% है। 2023 में निर्मला सीतारमण HBA की ब्याज दर को रिवाइज कर 7.5% कर सकती है और एडवांस की सीमा मौजूदा 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जा सकती है। जैसा कि सरकार की तरफ से बजट 2023 की ऑफिशियल तारीख और समय का ऐलान भी कर दिया गया है। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 17वीं लोकसभा के 11वें सत्र की शुरुआत 31 जनवरी 2023 से होगी। ये सत्र 6 अप्रैल 2023 तक चलेगा। इस बीच 1 फरवरी को आम बजट 2023 पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट भाषण का समय 1 फरवरी को दिन में 11 बजे तय किया गया है। लेकिन यहाँ आपका जानना जरूरी है कि बजट से पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पर ये तय होता है कि आने वाले साल में इकोनॉमी में किस तरह के साइंस हैं। खास बात यह है कि इस सर्वे के बेसिस पर सरकार को सुझाव भी दिए जाते हैं, लेकिन इन्हें लागू करना है या नहीं करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। यही वजह है कि इकोनॉमिक सर्वे बजट के ठीक पहले संसद में पेश किया जाता है। अब आप इसे बजट 2023 कह सकते हैं या 2023-24 भी कह सकते हैं, जिसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। 1 फरवरी को सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी। फिलहाल बजट पर मंथन अंतिम चरण में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बजट 2023 का विशेष फोकस कृषि और ग्रामीण भारत पर हो सकता है। जैसा कि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत पर सरकार की खास नजर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सरकार अलग अलग तरह से जनता को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत के लिए अहम घोषणाएं कर सकती हैं और कृषि क्षेत्र के लिए बजट बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि पहले बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1.32 लाख करोड़ अलॉट किया गया था और इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र की योजनाओं के लिए आवंटन 2 लाख करोड़ तक बढ़ाने पर विचार हो रहा है। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत में आर्थिक दबाव को देखते हुए PM किसान योजना, मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए अलॉटमेंट बढ़ाने पर विचार चल रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए भी बजट बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है। साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया जा रहा है। ऐसे में बजट में मिलेट का प्रोडक्शन बढ़ाने पर खासा फोकस हो सकता है। केंद्रीय बजट पेश होने में कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में ग्लोबल स्लोडाउन के माहौल में सबकी नजर सरकार के ऐलानों पर होने वाली है। साथ ही मंदी के खतरे को टालने के लिए सरकार भी खर्च बढ़ाने की
कोशिश में होगी। ऐसे में सबकी निगाह सरकार के घोषणा पर है, क्योंकि आर्थिक तंगी में प्राइवेट सेक्टर की हालत भी तंग है। अब फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट 65,000 करोड़ रुपए, लेकिन सरकारी कंपनियों में हिस्सा क्लोज आउट के बावजूद भी केवल 31,000 करोड़ रुपए का ही जुटा पाई। ऐसे में डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य अभी जो चल रहा है उस वित्त वर्ष में भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। बता दें कि पिछले 4 सालों से डिसइन्वेस्टमेंट की लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यानी सरकार अपने लगाए हुए पैसे वापस नहीं ले पाई। ऐसे मामलों में जानकार मानते हैं कि न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य घटा सकती है। हालांकि ये उम्मीद है कि अगले साल आम चुनाव के चलते मोदी सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में तेजी ला सकती है। जैसा कि अभी चल रहे वित्त वर्ष में सरकार ने LIC में 3.5% स्टेक बेचकर 21,000 करोड़ रुपए जुटाए थे, लेकिन BPCL, SCI, BEML, CONCOR के साथ साथ बहुत सी सरकारी कंपनियों में शेयर सेल प्रोसेस अगले साल तक पूरा होने की उम्मीद है। आइए आपको डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा विस्तार में बताएं। तो जब केंद्र सरकार अपनी साझेदारी वाली किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का काम करती है या अपने शेयर बेच देती है, इस प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब आइए एजुकेशन सेक्टर में बजट का कितना हिस्सा आने वाला है, आइए जानते हैं। लगातार 2 वर्ष तक कोरोना महामारी और रोकथाम के लिए लगे सैंक्शंस के चलते इंटरप्टेड रही एकेडमिक एक्टिविटीज के बीच डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा मिले। इसी दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति साल 2020 के लागू करने की दिशा में केंद्र और राज्य स्तर पर किए जा रहे प्रयासों और टेक्नोलॉजी स्पेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती पहुंच के साथ नई एजुकेशन सिस्टम में लर्निंग के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स में छूट जैसी कई उम्मीदें एजुकेशन सेक्टर में बजट को लेकर लगाए जाते हैं। बता दें कि साल 2022-23 के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने 1,04,278 करोड़ रुपए के एक्सपेंस का प्रस्ताव किया था। अब वर्ष 2023-24 के बजट से भी एजुकेशन सेक्टर के प्लेयर्स को और अधिक अलॉटमेंट की उम्मीद है। आगामी केंद्रीय बजट सीखने की गुणवत्ता बढ़ाने, टीचर प्रोफेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करने, मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के मकसद से स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए जरूरी है। ये तो थी एजुकेशन बजट की बात, लेकिन इस साल का बजट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट या फिर ऑटो सेक्टर के लिए कैसा रहने वाला है, ये भी जान लेते हैं। पहले तो हम आपको ये बता दें कि कैसे आप मार्च 2023 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 1.5 लाख रुपए की मोटी बचत कर सकते हैं। बजट आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इस बार के बजट से न सिर्फ ऑटो सेक्टर को बल्कि लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। अगर आप भी अपने लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का प्लान कर रहे हैं तो बता दें कि आप अगर 31 मार्च 2023 से पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लेते हैं तो आपके लिए ये फैसला फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि 31 मार्च से पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80EEB के तहत 1,50,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं। वहीं बात करें कि अगर बजट 2023 में सरकार इससे जुड़ा कोई बदलाव करती है तो बात अलग है। दरअसल इस सेक्शन को सरकार ने साल 2019 में पेश किया था। इस सेक्शन के तहत अगर कोई भी व्यक्ति 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है तो उसे सरकार की तरफ से ईवी पर लिए गए लोन पर चुकाए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट का फायदा मिलता है। ऐसे में ये साफ है कि 31 मार्च 2023 तक अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है तो उसे सरकार के इस नियम के तहत 1.5 लाख तक की छूट का फायदा मिलेगा। जैसा कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाने के लिए जोर दे रही है, ऐसे में कई मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जब सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जोर दे रही है तो 1.5 लाख रुपए के इस टैक्स बेनिफिट को मार्च 2025 तक यानी अगले 2 सालों तक बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं अगर सरकार इस साल के बजट में 1.5 लाख रुपए के टैक्स बेनिफिट को नहीं बढ़ाती है तो ऐसे में अगर आप अप्रैल 2023 में नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आप इस छूट का फायदा नहीं उठा पाएंगे, जिसका सीधा मतलब है 1.5 लाख रुपए का नुकसान। अब बाकी बजट को सरकार कैसे लागू करती है ये तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से बाकी सेक्टर्स का तो नहीं पता, लेकिन डिफेंस बजट हर बार बढ़ के आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो बजट बनाते हैं वो कौन होते हैं और उन्हें कैद में क्यों रखा जाता है? तो जैसा कि 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले बजट को लेकर केंद्र सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। आइए जानते हैं कि इसके लिए सरकार को किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। भारत की आम जनता जब 1 जनवरी को नया साल सेलिब्रेट करने में बिजी होती है तब देश की सरकार बजट को तैयार करने में लगी रहती है। ऐसे में सरकार के साथ आम जनता के लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि क्या इस बार उसके दिन अच्छे आने वाले हैं। खैर, दिन अच्छे हो या बुरे,
ये तो 1 फरवरी 2023 को बजट पेश होने के साथ ही पता चलेगा। तब तक बजट तैयार करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले इन 7 स्टेप्स के बारे में जान लेते हैं। बता दें कि बजट को तैयार करने में शामिल अधिकारियों को एक तरह की कैद दे दी जाती है। संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी बजट बनाने वाली टीम की हर एक्टिविटी पर नजर रखती है। बजट छपाई से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है, बाकी दुनिया से इनका संपर्क कुछ दिनों के लिए कट सा जाता है। तो बजट की प्राइवेसी को लेकर बजट तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान कैद होने वाले ऑफिसर्स में फाइनेंस मिनिस्टर से जुड़े अधिकारियों के साथ साथ एक्सपर्ट्स, प्रिंटिंग टेक्नीशियंस और कुछ स्टेनोग्राफर्स कैद मिलते हैं। ये लोग इस दौरान अपने परिवार से भी बात नहीं कर पाते हैं। अगर परिजनों को अपने पारिवारिक सदस्यों को कोई बहुत जरूरी सूचना भी देनी होती है तो वो दिए गए एक नंबर पर सिर्फ संदेश भेज पाते हैं। अब इन सभी अधिकारियों में से सबसे ज्यादा निगरानी स्टेनोग्राफरों की होती है, क्योंकि साइबर चोरी की संभावना से बचने के लिए स्टेनोग्राफर के कंप्यूटर नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के सर्वर से दूर किए जाते हैं। जहां ये सारे लोग होते हैं वहां एक पावरफुल जैमर लगा होता है ताकि कॉल्स को ब्लॉक किया जा सके और किसी भी जानकारी को लीक ना होने दिया जाए। अब बारी बजट निर्माण की। तो बजट निर्माण में सबसे पहले वित्त मंत्रालय के बजट डिवीजन द्वारा सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, रक्षा बलों और ऑटोनोमस बॉडीज को सर्कुलर भेजा जाता है। इसके जवाब में इन्हें ब्यौरे के साथ आने वाली फाइनेंशियल ईयर के अपने अपने खर्च, विशेष परियोजनाओं का ब्यौरा और फंड की जरूरत की जानकारी देनी होती है। इन मांगों के आने के बाद केंद्र मंत्रालयों और वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बीच बहुत सी बैठक होती हैं। बजट निर्माण के प्रोसेस में फाइनेंशियल मामलों का डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वेरियस इंडस्ट्रीज के डेलीगेट के साथ प्री बजट मीटिंग्स करते हैं। इन प्री बजट मीटिंग्स में सभी सेक्टर्स की मांगे और सुझाव लिए जाते हैं। टैक्स प्रपोजल्स का आखिरी निर्णय वित्त मंत्री के साथ लिया जाता है। उससे पहले प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री के साथ भी चर्चा की जाती है। अब बजट निर्माण का कार्य दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में किया जाता है, जहां वित्त मंत्रालय के टॉप अधिकारी, एक्सपर्ट्स, प्रिंटिंग टेक्नीशियंस और स्टेनोग्राफर्स एक तरह से कैद में रहते हैं। बजट तैयार होने से पहले के 7 दिनों में तो ये लोग बाहरी दुनिया से एकदम कट हो जाते हैं। नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय के ये कर्मचारी बजट निर्माण करते हैं। बजट निर्माण के समय नॉर्थ ब्लॉक की सुरक्षा बड़ी चाक चौबंद होती है। ज्वाइंट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी बजट बनाने वाली टीम की हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। खास तौर पर स्टेनोग्राफर्स पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाती है। इस तरह बेहद तगड़ी सुरक्षा में बजट बनकर तैयार होता है। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि देश बजट कहाँ छपता है। जैसा कि वित्त मंत्री का बजट भाषण सबसे सुरक्षित दस्तावेज माना जाता है, इसलिए ऐसे बजट की घोषणा के 2 दिन पहले ही प्रिंटर्स को थमाया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि पहले बजट के पेपर्स राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रिंट होते थे, लेकिन साल 1950 के बजट के लीक हो जाने के बाद बजट मिंटो रोड के एक प्रेस में छपने लगा और साल 1980 से बजट नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में छप रहा है। दोस्तों, आपकी इस बार बजट से क्या उम्मीद है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।